पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत इतिहास। ये नवीन संस्करण है, सौरव चौबे की बुक है प्राचीन भारतीय इतिहास। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जो हर एक टॉपिक फर्स्ट ग्रेड है, यूजीसी नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, दोनों में सामान्यकरण ये टॉपिक है। आपको पता हो तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यहाँ से चल रहा है। ये वीडियो हमारा लगभग 5वां 6ठा हो जाएगा। इसके अंदर फिर पाषाण काल, यहाँ से हम यूजीसी नेट के अनुसार ही चलेंगे। ये टॉपिक है ना, ये सब में समान था इसलिए वो चल रहा है। उसके बाद पाषाण काल में पढ़ेंगे तो हम नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल ही पढ़ेंगे, और उसकी कुछ विशेषताएं जो यूजीसी नेट में दी हुई ना, हम उसके सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे। इससे पहले हमने आपको, ये हमारे चल रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यहाँ से साहित्य के स्रोत में चल रहे हैं, और यहाँ से हमारे ब्राह्मण साहित्य चल रहा था। यहाँ से हमने वैदिक साहित्य जो वेद ब्राह्मण अनेक उपनिषद पूरा कर लिया, वेदांग भी कर लिया, सूत्र भी कर लिया, महाकाव्य जो रामायण और महाभारत वो भी पूरा हमने कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे स्मृतियाँ और टीकाएँ, और कुछ महाभारत तो था ना, उसकी कुछ अवशेष और उसके कुछ अनुवाद किसने किए थे वो थोड़ा सा रह गया था। और प्रश्न कहाँ से आया था, 2023 का प्रश्न मैं बता दूं अभी आपको। ये जो महाभारत है ना, हमने रामायण पढ़ा और महाभारत पढ़ा। 2023 में यूजीसी नेट में जो प्रश्न आया ना वो बता रही हूँ। यहाँ पूछा था कि विदेशी जातियों में हूण, किरात, हूण, पहलव की आदि का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है। तो वो महाभारत काव्य में मिलता है या नहीं मिलता, तो मिलता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट। और ये 2023 में प्रश्न आया था यूजीसी नेट का, अभी जून में हुआ ना, 2023 में जून में, उसके अंदर आया। अगर आपने वो पेपर नहीं देखा हो तो देख लेना। यूजीसी नेट में सौरव चौबे की बुक से ये जो खंड बनाई हुई है ना, यहाँ से प्रश्न आता है। ये तो महाभारत का अनुवाद ये हमें पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और महाभारत के पुरातात्विक साक्ष्य ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने पढ़ना है। इससे नोट्स मैंने बना लिए, मैं अभी आपको बता दूंगी। आज पढ़ेंगे पुराण, पुराणों का पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ये सारणी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद रखना। ये एग्जाम में बार बार आती है, तो परीक्षा में यहाँ से आएगा कि रचना स्थल, यानी कि पुराणों की जो स्थापना या जहाँ जहाँ लिखे गए थे ना वो स्थल बताने थे, तो वो स्थल है। और ये महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य है ना, ये सब मैंने नोट्स बना दिए, आप देख लेना। मैं अभी आपको पूरे दे रही हूँ, और ये आप देखोगे तो यहाँ तक चलेगा। ये स्मृतियाँ हैं, ये स्मृतियाँ पूरी हो जाएगी। फिर स्मृतियों पे टीकाकरण किसने किया था, ये टीकाकरण किस किसने, यानी कि एक स्मृति पे किस किसने भाष्य लिखा या टीकाएँ लिखी, वो भी पूरी डिटेल से बताऊंगी। और ये खंड वाले तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कल से बौद्ध धर्म या बौद्धिक साहित्य। तो नेक्स्ट में स्टार्ट होगा बौद्ध धर्म या बौद्धिक साहित्य। तो हम स्टार्ट करते हैं। महाभारत का अनुवाद वो रह गया था। तमिल में पल्लव काल में पेरुंद देवनार ने भारत वेणवा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया था। तमिल में किया था, भारत वेणवा के नाम से पेरुंद वेदवार ने पल्लव काल में किया था, है ना। उसके बाद हम देखेंगे तेलुगु में महाभारत की रचना नैनैया ने शुरू की, जिससे तिक्कन्ना ने लगभग पूरा किया। अंत में एरर प्रगण ने इसे पूर्णता प्रदान की। इन तीनों कवियों को सम्मिलित रूप से, जैसे कि नैनैया, तिक्कन्ना और एरर प्रगण को कवित्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कवित्रियम। तो कवित्रियम किसको कहते हैं, जिसने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। तेलुगु में अनुवाद नैनैया ने, तिक्कन्ना ने, एरर प्रगण ने किया था। तो इनको कवित्रियम कहते हैं। ये मोस्ट है, इनको अच्छी तरह याद रखना। नैनैया को अनुवाद करने का कारण द्राक्षा पाक, यानी कि अंगूरी शराब बनाने वाले की उपाधि मिली थी। नैनैया ने जब अनुवाद किया ना महाभारत का, तो उसको द्राक्षा पाक की जो उपाधि मिली थी। फिर नैनैया चालुक्यों के दरबार व राजा राज नरेंद्र के कहने पर किया था। किसने, नैनैया ने जो महाभारत का अनुवाद किया ना तमिल में, वो चालुक्यों के दरबार में राजा राज नरेंद्र के कहने पर किया, जो तेलुगु साहित्य की पहली रचना थी। किसकी रचना थी, तेलुगु साहित्य की पहली रचना थी। तिक्कन्ना की उपाधि कवि ब्रह्मा, तिक्कन्ना को उपाधि कौन सी दी थी, कवि ब्रह्मा की उपाधि दी थी। अभय कवि मित्र और कवि ब्रह्मा की उपाधि तिक्कन्ना को दी गई थी, नैनैया को द्राक्षापाक की। और नैनैया ने तेलुगु काव्य की नींव डाली, इसलिए इसको वागानुशासन बोली के निर्माता की उपाधि दी गई। वागानुशासन बोली के निर्माता की उपाधि भी किसको दी गई, तिक्कन्ना को दी गई। तिक्कन्ना को क्या कहा जाता था, कवि ब्रह्मा और अभय कवि मित्र भी कहा गया। और द्राक्षापाक किसको कहा गया, नैनैया को कहा गया। माधव कंदाली ने असमिया में महाभारत का अनुवाद किया था। किसने किया था, माधव कदाली ने असमिया में महाभारत का अनुवाद किया। बंगाल के शासक कौन थे, नुसरत शाह ने कविंद्र परमेश्वर से बांग्ला के में
महाभारत का अनुवाद करवाया था। तो बंगाल के शासक नुसरत शाह थे ना, उसने कविंद्र और परमेश्वर से बांग्ला में महाभारत का अनुवाद करवाया। और माधव कंदाली थे ना, उन्होंने असमिया में महाभारत का अनुवाद किया था। और मालाधर वसु ने भगवत गीता का बांग्ला में श्री कृष्ण विजय के नाम से किया था। तो मालाधर थे वसु थे, वो उसने क्या किया था, अब भगवत गीता का बांग्ला में श्री कृष्ण विजय के नाम से अनुवाद किया था। तो बांग्ला में इन्होंने किया, असमिया में माधव कंदाली ने किया, बंगाल के शासक नुसरत शाह ने कविंद्र परमेश्वर के बांग्ला में महाभारत का अनुवाद करवाया। और तिकन्ना को वो बता दिया मैंने, तमिल में थे, तिकन्ना तमिल ये भी कह सकते हो आप। बारबक शाह ने बारबक शाह ने महादर वसु को गुणराज खां की उपाधि दी थी। तो बारबक शाह है ना, वो बारबक शाह ने मैंने यहाँ गलत लिख दिया था महाधर, लेकिन मालाधर नाम है उनका, क्या था, मालाधर वसु को गुणराज खां की उपाधि दी थी। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय में रज़्मनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदावी ने किया। इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी। चित्रांकन बसावन दसवंत और लाल ने किया था। चित्रांकन किसने किया था, बसावन दसवंत और लाल ने किया था। ये चित्रकार थे अकबर के, जहांगीर के और इनके दरबार में चित्रकार थे, उन्होंने उसका चित्रांकन किया था। और प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी थी और अनुवाद किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था अकबर के शासनकाल में। नाम किसके नाम से किया था, रज़्मनामा के नाम से किया था, किसका, महाभारत का। और बारबक शाह ने मालाधर वसु को गुणराज खां की उपाधि दी थी। फिर है महाभारत कालीन जो संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य थे ना, वो कहाँ कहाँ मिले थे। तो ये देख सकते हो, बीबी लाल महोदय चित्रित दुरुस्सर मर्द बांडों की पहचान महाभारत युग से की है। इसमें जुड़े हस्तिनापुर, पानीपुत, तिलपंद, मथुरा, बैसठ, कुरुक्षेत्र और बागवत से संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, महाभारत संस्कृति के, है ना। और पांड्यों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांड्यों की राजधानी इंद्रप्रस्थ की भी चर्चा शम्स सिराज अफीम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक, आप अच्छी तरह याद रखना। शम्स सिराज अफीम ने, ये जो लेखक थे, ये ने तहरीक फिरोज शाही में अबुल फजल के अनुसार इंद्रप्रस्थ के स्थान पर हुमायूं का किला बना हुआ है। तो किसने कहा था हुमायूं का किला कहाँ बना हुआ है, इंद्रप्रस्थ के स्थान पर, जो क्या थी, पांडवों की राजधानी थी। महाभारत के जो पांडव थे ना, इनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और वहाँ हुमायूं का किला बना हुआ। ये किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। किस बुक में कहा था, शम्स सिराज अफीम की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही में। और वर्तमान में यूपी में हड़प्पा युगीन स्थल सनोली से 3 युद्ध रथ मिले हैं। क्या क्या मिले हैं, 3 युद्ध रथ मिले हैं, 3 शाही ताबूत मिले हैं, धनुष मिले हैं, समाधि स्थल, योद्धाओं की कब्र और समाधान भट्टी। और इनको महाभारत कालीन सब बता रहे हैं इतिहासकार, जो कह रहे हैं ना, ये सब महाभारत कालीन थे। और बारनवा थे ना, बारनवा से लाक्षागृह, जो लाक्षागृह थे ना, महाभारत में जो लाक्षागृह था ना, उसका साक्ष्य मिले हैं। कुषाण युगीन कला, मथुरा कला में भी यहाँ के जो चित्र मिले हैं ना, वो इस काल से, महाभारत कालीन से मिला के बताए जा रहे हैं कि ये इसी काल के हो सकते हैं। तो बारनावा से लाक्षागृह के साक्ष्य भी मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे पुराण, जो प्राचीन अर्थ है प्राचीन पुराण के बाद हम पढ़ेंगे स्मृतियाँ, ये स्मृतियाँ हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य। तो ये 2 टॉपिक 2 पेज के ही रहे हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, जितना जल्दी हो सके इनको भी पूरा कर लूँ और ये नोट्स में दे दूँ, क्योंकि यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत डीपली प्रश्न आते हैं और जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते हैं, तो ये अथॉरिटी बुक से ही आएंगे। तो पुराणों की संख्या कितनी, 18, और उप पुराण कितने हैं, 29। फिर पुराणों के रचयिता लोमहर्ष थे और उसके पुत्र कौन थे, उग्रश्रवा उसके पुत्र, और लोमहर्ष को माना जाता है। कहीं हमने देखा कि वेद व्यास को भी मान्यता है कि सरस्वती नदी के तट पर इन्होंने पुराणों का संकलन किया था। कहीं ये मान्यता है ना, परंपरा के अनुसार, लेकिन यहाँ स्पष्ट हमें नहीं दिखता। स्पष्ट हमें यही नजर आता है कि लोमहर्ष थे पुराणों के रचयिता, ये बुक्स में मिलता है, और उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। राजेंद्र चंद्र ने 100 उप पुराणों की सूची बताई थी। अलबरूनी ने 18 पुराण और 6 उप पुराण बताए थे। पोर्टिजर ने एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एवं डायनेस्टीज ऑफ द कोलियस्ट में पुराणों की चर्चा की गई। तो ये पॉलिस्टर की 2 पुस्तकें हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, एक तो ये हो गई, दूसरी है डायनेस्टीज ऑफ द कोलियस। ये 2 पुस्तकें, इनको अच्छी तरह याद रखना, जहाँ पुराणों की चर्चा की गई इस बुकों में। सर्वप्रथम पुराण शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। प्रवचन का कार्य सूत, इनकी जो
पुराण थे ना उसको सुनाया या उसका जो गायन वगैरह जो भी करते थे ना, वचन देते थे ना, उसको सूत कहा जाता था, उसे प्रवक्ता। पुराणों में 4 युग बताए, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। श्री राम को संबंध त्रेता युग से था और कृष्ण का द्वापर से था। ये इंपोर्टेंट थे, वही मैंने लिख दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पुराण और उसके संबंधित राजवंश कौन कौन से थे। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि परीक्षा में बार बार यहीं से प्रश्न आता है कि विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश की जानकारी देता है, वायु पुराण गुप्त वंश के अध्ययन हेतु उपयोगी है। तो वायु पुराण में गुप्त राजवंशों का हमें इतिहास के पता चलता है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की, जो मौर्य वंश के राजवंश या शासक थे उसका पता चलता है, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंशों के। ये पूरी सारणी थी, मैंने यहाँ बना के लिख दिया। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको परीक्षा में 100% यहाँ फर्स्ट ग्रेड हो चाहे यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पर्सन मिलेगा। तो ब्रह्मा पुराण है ना, या गोदावरी या उत्कल क्षेत्र में इसकी रचना स्थल है, क्यों पुराण और उसके रचना स्थल है। तो अग्नि पुराण की रचना बंगाल में हुई, ब्रह्मव्रत की भी बंगाल में हुई, और इस ब्रह्मव्रत है ना उसके अंदर राधा का वर्णन मिलता है, पूरा वर्णन है ना, राधा का वर्णन कहाँ मिलता है, ब्रह्मवर्त पुराण में। और वामन पुराण कुरुक्षेत्र मंडल में इसकी रचना हुई। मत्स्य पुराण नर्मदा प्रदेश और पश्चिमी दक्कन में भी इसकी रचना हुई। और गरुड़ पुराण मिथिला, गरुड़ पुराण की कहाँ रचना हुई, मिथिला में हुई। और पशु चिकित्सक का वर्णन कहाँ मिलता है, गरुड़ पुराण में मिलता है पशु चिकित्सक का वर्णन। फिर भागवत पुराण दक्षिण भारत में। विष्णु पुराण में ज्योतिष का वर्णन मिलता है, कौन सा, विष्णु पुराण में ज्योतिष का वर्णन मिलता है। और स्मृतियाँ साहित्य, स्मृति साहित्य क्या है, तो वेदांग, पुराण, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र इस क्षेत्र में आते हैं, स्मृतियाँ साहित्य कहते हैं इसको, क्योंकि इन सबको मिला के ये पूछेंगे कि वेदांग, पुराण, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र किस संबंधित है, तो स्मृतियाँ साहित्य है। ऐसे प्रश्न पूछेंगे यूजीसी नेट में। स्मृति प्रस्थान या प्रस्थान क्या है, तो भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। भगवत गीता को क्या कहा जाता है, स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो पुराण है वो स्कंद पुराण है। अग्नि पुराण समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश है अग्नि पुराण। और अग्नि पुराण का रचना कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, इसमें राजधर्म और सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। तो राजधर्म और सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है हमको, सप्तांग सिद्धांत और राजधर्म का वर्णन हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। और मत्स्य पुराण किस राजवंश की जानकारी देता है, मत्स्य पुराण हमें सातवाहन शासकों की जानकारी देता है। तो अब स्मृतियाँ है ना वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और स्मृतियाँ को पूरा डिटेल से देखेंगे, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको वापस बता दूंगी। एक पर्सन तो ये आया था 2020 में आया था, ये देख सकते हो, यूजीसी नेट में आया था, इन नदियों को मिलाना था। ये मैंने पढ़ाया ना आपको, सौरभ चौबे की बुक से ही पढ़ाया मैंने। और एक प्रश्न 2019 में आया था यूजीसी नेट में, तो धर्मशास्त्र से आया था। देखो धर्मशास्त्र की पूरी डिटेल कहाँ मिलेगी आपको, तो इसमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है, बाकी 4 वर्णों के मिलते हैं। मैंने बताया देश धर्म कुल धर्म का संदर्भ था। इसमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे, तो इसमें ये है ना, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो ये प्रश्न भी आया था, देखो धर्मशास्त्र का भी आया। ये भी 2018 में प्रश्न आया कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। तो जब मैंने उपनिषद पढ़ाया ना, वहाँ बताया था कि वरदारक उपनिषद में, कहाँ है, वरदारक उपनिषद में। उसके बाद एक प्रश्न और ये भी आया था, ये देख सकते हो, ऋग्वेद में नदी सूत्र में 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति बोध होता है। तो सरस्वती नदी कहाँ बोध होता है, ये देख सकते हो। तो यह मैंने पढ़ाया था आपको, जो भारत के 5 नाम बताए थे, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, इंडिया, भारतवर्ष, यंतु, और जहाँ जहाँ जितने नाम मिले थे ना, जो आर्यावर्त पढ़ाया था मैंने, ब्रह्मवर्त पढ़ाया था, जो देशों के नाम पढ़ाए थे वहाँ था। तो सुश्रुति और आस्किनी थे ना, उसके बीच में जो नदी सूक्त था ना, वो वैदिक नदी सरस्वती नदी की स्थिति का बोध होता है यहाँ। और इनका जो नाम है वो आप मुझे कमेंट में बताना कि सुश्रुति और आस्किनी का जो वर्तमान नाम क्या है। ये भी देख सकते हो, मैंने जब पढ़ाए थे ना आपको वेदांग, 6 वेदांग, वहाँ से प्रश्न आया है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय व्याकरण में कालक्रम से सजाइए। तो व्याकरण में जहाँ हमने देखा ना सबसे प्रथम कौन सा था, तो यास्क को मैंने कहा था, निरुक्त की रचना किसने की थी, यास्क ने की थी। ये भी बताया था मैंने आपको। कात्यायन का भी मैंने बताया था, इन्होंने भी जहाँ टीका लिखी थी वो टीका भी बताई थी मैंने आपको। पाणिनि का अष्टाध्यायी वो भी बताया था। वामन का भी क्या था, मैंने कहा था आपको कि ये तो मैंने बताया था आपको कि यास्क है ना, यास्क ये पाणिनि से भी प्राचीन थे। ये शायद आपको पंक्ति याद ही होगी, मैंने 2-3 बार इसको पढ़ाया था। तो पहले आपको जहाँ 4 राइट दिखे ना वही राइट हो सकता है, पहले 1 नंबर पे 4 होगा वही राइट है। और उसके बाद हम देखेंगे 4 के बाद 1 होगा, यास्क के बाद कात्यायनी आएंगे, उसके बाद
कब ये आगे यास्क, उसके बाद पाणिनि आएंगे, दो आएंगे पाणिनि। पाणिनि के बाद कौन आएगा, ये कात्यायन आएगा, लास्ट में वामन आएंगे। तो इसको राइट देखो 4 2 1 3 कहाँ है, तो 4 2 1 3 इसमें अंदर है, ये राइट होगा, यहाँ बी राइट होगा। यास्क पाणिनि से प्राचीन है तो पहले यास्क, फिर पाणिनि, फिर कात्यायन, फिर वामन आएगा। तो ये मैंने बता दिया। जो पूर्व एग्जाम के प्रश्न आए ना, और भी बहुत प्रश्न है जो बार बार आते हैं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो